हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, आप लोग कैसे हो बताइए। कोई दिक्कत थी, किस तरह की कोई प्रॉब्लम थी पिछले पिछले जितने भी लेक्चर्स हुए नंबर सिस्टम के, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को थी। कुछ बच्चों के मैसेजेस हमारे पास आए थे और कुछ प्रॉब्लम उनकी थी और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हम देंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे लेक्चर्स लगातार आ रहे हैं और आप हमसे लगातार अप टू डेट रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं लेक्चर को। नंबर सिस्टम, ये तो हेडिंग आप लोग डाले ही हैं, नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम का L4 है, लेक्चर नंबर 4 ऑफ नंबर सिस्टम। एक बच्चे का मैसेज आया था हमारे पास, उसने पूछा सर आपने ऑड इवन के ऑपरेशंस नहीं बताए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा ऑपरेशंस ऑन ऑड एंड इवन। ठीक, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज कर दिया करें, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लगेगा कि इसको लेक्चर के बीच में बताने की आवश्यकता है, लेक्चर के बीच में बताने की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन ऑड एंड इवन। तो देखिए क्या होता है, ऑड प्लस ऑड, ये क्या होता है आपका, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ठीक है। कैसे, 2n+1 पहला ऑड नंबर, 2m+1 दूसरा ऑड नंबर। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ऐड करना सबको आता है। 2n+1 + 2m+1 कितना हो गया, ये बोलिएगा 112। तो 2n + 2m+2, यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन कर लिया। जब 2 कॉमन किया तो m + n+1 आया और इसको हम लोगों ने k मान लिया, ये 2k की फॉर्म में आ गया। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ये 2k की फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है इवन प्लस ऑड। इवन और ऑड को ऐड करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली सेम, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इवन प्लस ऑड। इवन और ऑड को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, है ना, ऑड आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 2n + 2m+1 कितना आ गया, 2n + 2m+1। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, m + n+1, तो ये 2k+1 की फॉर्म में आ गया, दैट इज़ ऑड नंबर, ठीक है। मैं चेक कर लें पूरा वीडियो सही तरीके से आ रहा है। यस, इट्स ऑल राइट। सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रही होंगी आप लोगों को। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तुरंत आप हमको बताइएगा, ठीक है। चाहे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा।
कुछ लोगों ने हमसे मजाक में भी कहा था, सर आप बहुत अनस्टेबल हैं, आप लगातार घूमते रहते हैं। तो क्या करें, हम एक जहाँ रुक नहीं पाते हैं। हम स्टेबल होकर आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे भी आप हमें बताते रहिएगा कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन ऑड एंड इवन ये था। नेक्स्ट ऑड, ये हो चुके हैं ना, ये हो गया। इवन प्लस इवन, ये होगा आपका, सॉरी, इवन प्लस इवन इज इवन, ठीक है। इवन और इवन को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2n प्लस 2m, तो आपका क्या आ जाएगा, ऐड कर लीजिए। 2n प्लस 2m इक्वल्स टू 2 कॉमन कीजिए, m प्लस n, इसे लिख दिया गया इन द फॉर्म ऑफ 2k, दैट इज इवन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, ये भी इवन ही होगा, ठीक है। इवन इंटू इवन इज इवन, ठीक है। 2n इंटू 2m इक्वल्स टू, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4nm, ठीक, 2 दूनी 4 nm, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, 4nm को आप लोग मान लीजिए p, तो 4p हो गया। 4p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 2p को आप कुछ और मान लीजिए, 2l मान लीजिए, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ इवन आ गया। इवन इनटू ऑड, इवन इनटू ऑड भी आपका क्या होता है, इवन, याद रखिएगा। ऑड सिर्फ एक ही केस में आएगा। 2n इंटू 2m प्लस 1, इवन नंबर 2n, ऑड नंबर 2m प्लस 1। इवन है 2n, ऑड है 2m प्लस 1, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तुरंत, कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4nm प्लस 2n, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से आप लोग कॉमन कर लीजिए, क्या 2n हालांकि कॉमन हो जाएगा, लेकिन हमें n को कॉमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 कॉमन कीजिए। यहाँ पे बचा 2nm प्लस n, है ना। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको आप लोग कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो ये इवन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। किसी भी बच्चे को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम है ज़रा बताइएगा आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी। एक बच्चे ने पूछा था, वेरी वेल बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे आप क्वेश्चन पूछा करिए। नेक्स्ट है ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, ठीक है। ऑड इंटू ऑड इज ऑड, ऑड इंटू ऑड इज ऑड। 2n प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, लिखते रहिएगा ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना आए।
गलती ना हो, देखिएगा 2n इंटू 2m कितना हो जाएगा 4nm, 2n इंटू 1 2n, 1 इंटू 2m 2m, 1 इंटू 1 1। ठीक, इस सब में से आपने क्या कॉमन कर लिया 2 कॉमन कर लीजिए, कितना बचा 2nm प्लस n प्लस m। ये हमने आपको बताया था कि n और m क्या है, ये इंटीजर्स हैं। बताइए बेटा, ये हमने आप लोगों को बताया है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को याद है ना, याद है कि नहीं? ये हमने आपको बताया है कि n और m क्या है। n और m क्या है, इंटीजर्स हैं। कोई भी जो यहाँ पे लिखा हुआ n m k l a से लेके z तक, का से लेके आ से लेके यहाँ तक कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो आपको समझना है, ठीक है, वो लगना चाहिए, बस वो आपके समझने के लिए है। ये इंटीजर्स है, ठीक है, ये इंटीजर्स का मल्टीप्लाई इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, तो पूरा इंटीजर्स। तो एक बार हम और नया इंटीजर्स लिख लेते हैं, ऐसे ही करना है बस, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि ये सर कैसे लिख दे रहे हैं इसको, इसके बराबर 2 हमने मान लिया यहाँ पर, क्यू मान लिया, चलिए क्यू, और +1 के फॉर्म में, यानी ये ऑड नंबर के फॉर्म में आ गया। इसको कैसे लिख दिए क्यू भी एक नया इंटीजर्स है, नया इंटीजर्स का, ये भी इंटीजर्स था, ये भी इंटीजर्स था, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर को मल्टीप्लाई किया इंटीजर, फिर इंटीजर में मल्टीप्लाई किया फिर इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर्स को ऐड किया तो फिर एक नया इंटीजर जो कि क्यू है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेरे भाई साहब ने पूछा था क्वेश्चन, सर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने थोड़ा सा बताया था, और थोड़ी सा आपको जानना भी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का आपका चैप्टर है, बीएससी में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है, और वो आपको पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा की, तो किसी जो है हमारे भाई के दिमाग में घंटी बज गई कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो कहीं ना कहीं जो है लाई करते होंगे, कार्टेशियन प्लेन पे कहीं ना कहीं लाई करते होंगे, ठीक है, जैसे रियल नंबर्स लाई करते हैं जो है नंबर लाइन पे, तो जो है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कहीं ना कहीं तो लाई करते होंगे कार्टेशियन प्लेन पे। बिल्कुल सही सवाल था उनका, और हम उसका आंसर भी बता दे रहे हैं आपको कैसे। थोड़ा सा ऐसे मान लिया हमने लिखा 2 + 3i, 2 + 3i, ये हमने लिखा, और ये हमारा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, इधर -1 -2 -3, ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 -4, ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस, क्या है, ये आपकी है एक्स एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस, क्या है वाई एक्सिस। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ अप्लाई करता है, ये जो आपका रियल पार्ट होता है वो हम एक्स एक्सिस पे मानते हैं, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हम कहाँ मानते हैं, वाई एक्सिस पे मानते हैं। इसीलिए एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है।
अब इसको अगर आपको डिनोट करना है तो ये आप रियल एक्सिस पे ढूंढिए, ठीक है, 2 2, ठीक है, ये आपका मिल गया। 3 इमेजिनरी एक्सिस पे ढूंढिए ये, तो ये आपका मिल गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, ठीक है। इसको वेक्टरली डिनोट भी करते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग ये सारी लाइन, ये भी लाइन, ये पूरा जितना भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का एरिया है वो सब, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो एरिया है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो आप देख रहे हैं ना, कलेक्शन ऑफ नंबर्स यहीं से आता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स यही है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी में से डिवीज़न होता है सबका, ठीक है, सबका डिवीज़न इसी में से होता है। ये सबसे बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है कार्टेशियन प्लेन का, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पूरा जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक, थोड़ा और साफ से कोई भी डाउट रहा करे आप हमसे पूछ लिया करें, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है, प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मज़ा आएगा धीरे धीरे जैसे हम लोग सिलेबस में आगे बढ़ेंगे और मज़ा आता चला जाएगा, ठीक है। एक बच्चे ने हमसे और क्वेश्चन किया था, वो भी हम आपसे बता दे रहे हैं। जैसे 1/7 हमने लिखा था, 1/7 एक रिपीटिंग डेसिमल आया था इसका, ठीक है, कितना आया था, एक बार फिर से डिवाइड कर ले रहे हैं, पता चल जाएगा अभी। 7 1 0 7 3 0 4 28 2 0 2 14 6 0 8 56 4 0। इधर आ जाइए, 7 5 35 5 0 7 49 1 0 1 7 3 आता चला गया था, ठीक है। तो ये जो आया था वो आया था आप लोग का, कितना आया था, 0.142857 का बार आया था, ठीक है, 142,857 का बार आया था। इसको मिटाइए, वन बाई 7 की वैल्यू कितनी है, ये इसका बार आया था, ठीक है, 0.142857 का बार आया था,
जस्ट अ मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू ये आई थी। और एक हमारे भाई साहब ने पूछा था, ठीक है, कि क्या अगर सर हम 2/7 लिख रहे हैं, अगर हम 2/7 लिख रहे हैं तो क्या हमें इसको निकालने की कोई ज़रूरत है? तो क्या हमें इसको निकालने की कोई ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है तो, ये आपको अगर पता है तो सीधे आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 0.142857 इंटू 2 आप कर दीजिए। ठीक, 14 का 4 1, 10 और 11 का 1 1, 16 17 का 7 1, 4 1 5, 14 दूनी 28। ठीक, यह आया था। तो आप 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.285714 इसका बार। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 3/7 लिखना है तो आप 1/7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.142857 बार में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कुछ डाउट्स थे बच्चों के, मेरे प्यारे दोस्तों के डाउट्स थे, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। हेलो, इधर कोई साफ कपड़ा ले आना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इर्रेशनल नंबर वो नहीं, दिस इज़ नॉट अलाउड, वो ले जाइए, कोई दूसरा कपड़ा लेकर आइए अगर हो तो। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, डिटेल में अब पढ़ेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे किसको? इर्रेशनल नंबर्स को। इर्रेशनल नंबर, हमने पहले भी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को बता रखी है। द नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वही क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। इतनी जानकारी हमें पहले से है और सब बच्चे ये भी जानते हैं कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट नंबर अगर ना लिखा हो तो वो भी कैसा होता है? इर्रेशनल ही होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी तरह का नहीं है, ना तो डेफिनेशन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जो क्लास 9th के बेसिस पर डेफिनेशन बताई जाती है वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए। द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating is called an irrational number। ठीक, एग्जाम्पल √2, √3, 2 + √2, 3 + √5,
5√5 -√6 -√12, ठीक है, 80। ओके ओके, ठीक है। क्या हुआ, अलमारी आने वाली है? अच्छा कोई बात, गेट खोल दीजिएगा, अलमारी आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई साफ कपड़ा नहीं मिला? कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। इसको मैं, है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो है ना, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक, इर्रेशनल नंबर, ठीक है, रख दीजिए, उसको हटा के वहाँ रख दीजिए अंदर। √2, जैसे √2, ठीक, हम सब जानते हैं √2 इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट नंबर 2 है, और नॉन परफेक्ट नंबर होने की वजह से ये क्या इर्रेशनल नंबर है। अब इसका रूट निकालते हैं थोड़ा। थोड़ा सा निकाल देते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 डेसिमल यहाँ लगेगा, 4 4 24 चौका 96, 4 00 28, 1 बार में आएगा, 281, कितना हो गया, 119, है ना। यहाँ से आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, अभी दिख रहा होगा। 1 इसमें और ऐड करेंगे, 282 0 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ 4 कर लीजिए, 4 4 चौके 16 का 6, यहाँ सिलाए 1, 4 दूनी 8, 1 9 9, 8 चौक 32 का 2, यहाँ सिलाए 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6। ऐसे ही लगातार ये नीचे बढ़ता रहेगा, और आगे हम लिख दे रहे हैं, और आगे रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि √2 की जो वैल्यू है हम सब जानते हैं 1.414, और ऐसे आगे लगातार बढ़ती जाएगी, और ना ही ये कहीं पर ख़त्म होगी और ना ही कहीं पर कभी भी रिपीट होगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कभी कि कोई पैटर्न शो हो रहा है, किसी तरह का कोई पैटर्न उसमें शो ही नहीं होगा, है ना बच्चों मेरे दोस्तों, कभी इसमें किसी तरह का कोई पैटर्न शो नहीं होगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब पूरा लिख के नहीं दिखा रहे हैं। 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं √2 के बारे में, है ना। और √2 की वैल्यू निकालना ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं, √3 की वैल्यू भी निकालना हम जानते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना हम नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे तो हम कुछ और ही सीखने आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हंसने नहीं आए हैं, है ना। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग प्रूफ करने आए हैं। अब बात समझ में आई।
और ये प्रूफ √2, √3, √5, √7 जितने भी प्रूफ हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। ये क्लास 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में 3 से 5 मार्क्स के ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, प्रूव दैट, वहाँ से अंदर से दूसरा चौक ले आओ, ये कुछ भीगा लग रहा है। प्रूव दैट √3 लिख लीजिए, √3 इज एन, सीढ़ी के नीचे होगा, सीढ़ी के नीचे, √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव कीजिए √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। √3 इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव कीजिए। सीढ़ी के अंदर होगा, सीढ़ी के नीचे देख लीजिए, सीढ़ी के नीचे टेबल पे रखा होगा। √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को नाम देते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या नाम देते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कंट्राडिक्शन मेथड में हम सबसे पहले जिस चीज़ को हमें प्रूव करना होता है उसकी अपोजिट चीज़ हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, उसकी अपोजिट चीज़ हम लेट कर लेते हैं। और जब जो हमने लेट किया है वो चीज़ गलत होती है तो हम सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया था, हमने वही चीज़ गलत किया था जो हमने लेट किया था, तो जो हमने लेट किया था वो गलत है, सही क्या है उसका अपोजिट। इसी तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं। चलिए, तो लेट कर लीजिए सबसे पहले कि √3 जो है, √3 है ना, √3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले एज्यूम किया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है और इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए, और अगर रेशनल नंबर है √3 तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q लिख सकते हैं। और जब कोई रेशनल नंबर लिखा जाता है तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब p और q को प्राइम नंबर होंगे, कहने के लिए को प्राइम होते हैं लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम में जब जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको को प्राइम भी मान लेते हैं, रिलेटिवली प्राइम भी मान लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में रिलेटिवली प्राइम ही होते हैं। ठीक है, P and Q are co-prime and Q does not equals to 0। को-प्राइम का मतलब क्या हुआ कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। ठीक है, तो चाहे को-प्राइम लिख लीजिए चाहे रिलेटिवली प्राइम लिख लीजिए, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, तो P और Q को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, एक्चुअल में रिलेटिवली प्राइम ही होते हैं। इसका मतलब P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 वो तो होता ही है ना।
तो हम लोगों ने यहाँ से क्या लिख लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या आया था 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आया था। अब क्यू स्क्वायर को इधर ले जाइए, क्यू स्क्वायर को इधर ले जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से क्या बात समझ में आई, पी स्क्वायर को हमने 3 टाइम्स कुछ नंबर लिखा, इसका मतलब 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से ये बात निकल के आई कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 3 फैक्टर है पी स्क्वायर का, ठीक है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी आल्सो। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी आल्सो, ठीक है, 3 जो है वो पी का भी फैक्टर होगा। जस्ट तो यहाँ तक हो गया था। 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी आल्सो। अब ये बात थोड़ा समझ लेते हैं कि इफ़, जैसे हम कह रहे हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 32 या 32 ना लेकर के 64 ले लें, ये बात यहाँ से समझ लीजिए आप। अगर हम कहें कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 64, 2 जो है 64 का फैक्टर है, ठीक है, 2 जो है 64 का फैक्टर है। 64 मतलब क्या, 8 स्क्वायर। तो 2 जो है आप देख रहे होंगे इज ए फैक्टर ऑफ 8 आल्सो, 8 का भी फैक्टर होगा। 2 जो है वो 8 का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ रहे हैं? 8 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो लिखते हैं। और ये प्रूफ भी करेंगे क्लास 10th में। ये आपका इलस्ट्रेशन यानी जस्टिफिकेशन हमने दे दिया कि कैसे ये हो सकता है, कैसे ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी। 3 पी का फैक्टर है, तो p को कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सम इंटीजर्स। p इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सम इंटीजर्स, ऐसे लिखा जा सकता है। फिर से दोनों तरफ क्या कर लीजिए, स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो क्या हो गया, 9m स्क्वायर। और p स्क्वायर यहाँ पे क्या था, 3q स्क्वायर के बराबर, यानी 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9m स्क्वायर, ठीक है, 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, q स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर।
3 is a factor of q square, that implies 3 जो है q स्क्वायर के फैक्टर है, तो 3 is a factor of q also। समझ? ये देखो ज़रा, यहाँ तक आ रहा है, नीचे तक, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ q आल्सो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ p था और 3 इज ए फैक्टर ऑफ q था, लेकिन हमने क्या माना था, 3p और q को प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ पर तो एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है जो कि 3 है। इसका मतलब कि जो हमने माना था कि √3 एक रेशनल नंबर है, वो गलत माना था। आंसर लिख, it contradicts the fact that our assumption हमने क्या अज्यूम किया था, our assumption √3 is rational, our assumption √3 is rational was wrong. Hence √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. It contradicts the fact that our assumption √3 is rational was wrong. Hence √3 is an irrational number. ये प्रूफ था। Prove that √n is an irrational number providing n is not a perfect स्क्वायर नंबर। प्रूफ कीजिए कि √n एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये कहा गया है कि n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि अगर n परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से उसी तरह से हम लिख लेंगे
लेट रूट n इज रेशनल, ये assumption है। तो अगर रेशनल है तो रूट n इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, n इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या निकला, n इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, n इज ए फैक्टर ऑफ p square, n is a factor of p square and n is a factor of p also, ठीक है, n is a factor of p also, n is a factor of p also, n जो है p का फैक्टर है, n जो है p का फैक्टर है, n p का फैक्टर है, n p का फैक्टर है, तो p को लिख सकते n टाइम्स सम इंटीजर nm, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। और पी स्क्वायर जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था एन इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो आया था एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये आया था। तो पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, p is equals to nm, p square is equals to n square m square, n q square is equals to n square m square, n से n कैंसिल, q square is equals to n m square, ठीक। n is a factor of, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, n is a factor of, n is a factor of q square, इसलिए n is a factor of q also, ठीक है, n is a factor of q also, ठीक है। तो हमने रेशनल नंबर माना था, को प्राइम नंबर माना था, वहाँ पे को प्राइम शायद लिखना भूल गए हैं, तो को प्राइम वहाँ पे लिख लीजिएगा, वो बिल्कुल पिछले तरीके से। तो n इज ए फैक्टर ऑफ बोथ p and q, n is a factor of both p and q, so p and q is not co-prime and our assumption was wrong, hence root n is irrational, इरेशनल नंबर, ठीक, यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, पॉज करके नोट करिए, नोट कर लीजिए। चलिए, ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर, हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर। ठीक, अच्छा लग रहा है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर, सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट, इसको थ्योरम की फॉर्म में लिखिए। थ्योरम फर्स्ट, ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर, थ्योरम फर्स्ट, इफ एक्स इज एन irrational number, if x is an irrational number, then minus of x, if x is an irrational number, then minus of x will also be an irrational number। ठीक है, अगर x इर्रेशनल नंबर है तो उसका निगेटिव करेंगे यानी माइनस ऑफ x, तो वो भी क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इर्रेशनल नंबर ही होगा। माइनस ऑफ x विल आल्सो बी एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसको भी हम कंट्राडिक्शन थ्योरम से ही प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। लेट कर लीजिए, लेट माइनस एक्स इज रैशनल, लेट कर लिया कि माइनस एक्स क्या है? रैशनल है। क्या कर लिया? लेट कि माइनस एक्स जो है वो रैशनल नंबर है। वो क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल के केस में हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर का निगेटिव रैशनल ही होता है। तो माइनस एक्स का निगेटिव यानी माइनस ऑफ माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी एक्स इज आल्सो रैशनल। जबकि दिया क्या गया है? x इज एन इर्रेशनल नंबर, x इज एन इर्रेशनल नंबर, ये दिया गया है, गिवन है। इफ x इज एन इर्रेशनल नंबर, ये गिवन है। जबकि यहाँ पे क्या है? अगर हमने माना कि माइनस एक्स जो है वो रेशनल होता तो x भी रेशनल होता। इसका मतलब माइनस एक्स जो है रेशनल है ही नहीं, माइनस एक्स रैशनल है ही नहीं। इसका मतलब माइनस एक्स क्या हुआ? इर्रेशनल।
hence minus of x is an irrational number. Irrational number. Theorem second. Sum of rational and irrational, sum of rational and irrational number is irrational. Sum of rational and irrational number is irrational. ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर का सम जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है. ये हमको क्या करना है, प्रूफ भी करना है. ठीक है, और इसका भी प्रूफ कंट्राडिक्शन मेथड से ही किया जाएगा. इसका भी प्रूफ जो है कंट्राडिक्शन मेथड से ही किया जाएगा. प्रूफ, let x is rational and y is irrational. अगर x रैशनल है, y इर्रेशनल है, तो उन दोनों नंबर का सम क्या होगा, यानी x प्लस वाई का जो सम है वो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इर्रेशनल. ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं कि x प्लस वाई इर्रेशनल ना हो करके रैशनल है, क्योंकि हमें x प्लस वाई को इर्रेशनल प्रूफ करना है. तो इसको हमें प्रूफ करना है तो इसको हम पहले ही इसका उल्टा मान लेते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं. एज्यूम क्या करेंगे कि x प्लस वाई, एज्यूम x प्लस वाई इज रैशनल. x प्लस वाई क्या है, रैशनल है. एज्यूम कर लिए कि x प्लस वाई क्या है, रैशनल नंबर है. x प्लस वाई क्या है, रैशनल नंबर है. अच्छा, अगर x प्लस वाई रैशनल है और x भी क्या है, रैशनल है, तो रैशनल से x प्लस वाई में से, यानी ये रैशनल और x ये भी रैशनल, रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये भी क्या होगा, रैशनल. रैशनल माइनस रैशनल ये क्या होता है, रैशनल क्लास सेट में आपने पढ़ा हुआ है. तो x प्लस वाई माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, y बचा आंसर, यानी y इज रैशनल. यहाँ तक दिख रहा है, एक मिनट देख लें. ठीक, y इज रैशनल, y इज रैशनल निकल के आया यहाँ से. जब हमने अज्यूम किया कि x प्लस वाई रैशनल है तो y रैशनल निकल के आ गया. इसका मतलब, और y रैशनल निकलना इसका मतलब गलत है क्योंकि y तो इर्रेशनल था. और इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि x प्लस वाई रैशनल होगा वो एजम्पशन गलत था, इसलिए x प्लस वाई क्या होगा, इर्रेशनल. Our
assumption was wrong and x plus y is irrational। ठीक, मज़ा आ रहा है। थ्योरम थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल, ज़ीरो को छोड़ के नॉन ज़ीरो रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल एंड irrational number is irrational। प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल यानी ज़ीरो को छोड़ करके जितने भी रैशनल नंबर हैं वो और इर्रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इर्रेशनल, वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, ज़ीरो को छोड़ करके। जैसे हम सपोज़ कर लेते हैं प्रूफ, हर थ्योरम का प्रूफ होता है, प्रूफ कंट्राडिक्शन से ही प्रूफ करेंगे इसको भी। नॉन ज़ीरो रैशनल, तो लेट कर लीजिए x इज़ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर x इज़ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक, x क्या है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड y is an irrational number, y is an irrational number। x क्या है, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर और y क्या है, y क्या है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी x इंटू वाई, एक्स वाई, ये क्या होना चाहिए, ये इर्रेशनल होना चाहिए। एक्स वाई इज़ इर्रेशनल, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई इर्रेशनल है, तो जिसको हमको प्रूफ करना है उसका अपोजिट हम फिर से एज्यूम करेंगे, उसका अपोजिट फिर से हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और एज्यूम यहाँ पे कर ले रहे हैं, एज्यूम एक्स वाई इज़ रैशनल। एक्स वाई रैशनल है ऐसा हमने एज्यूम किया है। ठीक है, और अगर एक्स वाई रैशनल है और एक्स नॉन ज़ीरो रैशनल है तो हम ज़ीरो से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो रैशनल है तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर लीजिए एक्स वाई को, एक्स वाई अपॉन वाई यानी रैशनल नंबर एक्स वाई और अपॉन रैशनल नंबर एक्स, रैशनल अपॉन नॉन ज़ीरो रैशनल, ये भी क्या होता है, वाई जो कि आया, वाई इज़ रैशनल, वाई क्या आ गया, रैशनल, वाई क्या आ गया, रैशनल। लेकिन हमने माना क्या था कि वाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर,
तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन जो है गलत था। तो बाय कंट्राडिक्शन थ्योरम हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया कि एक्स वाई, हमने क्या अज्यूम किया, एक्स वाई रैशनल है, हमारा अजम्पशन गलत है और एक्स वाई इज इर्रेशनल नंबर। हैंस बाय कंट्राडिक्शन एक्स वाई इज एन इर्रेशनल। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? आप मैसेज करके पूछ लीजिए अगर कोई परेशानी होगी यहाँ तक में, किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी दोस्त को कोई परेशानी, किसी भी दोस्त को, कोई नहीं। Theorem fourth, some difference product and quotient of two irrational number need not be irrational. Some difference product and quotient of two irrational number need not be irrational, यानी दो इरेशनल नंबर का सम करें, डिफरेंस करें। सम और डिफरेंस एक ही चीज़ होती है, प्रोडक्ट और क्वोशेंट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल नंबर भी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल भी हो, वो रैशनल भी हो सकता है। क्योंकि नीड नॉट की बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको प्रूफ नहीं, जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, जस्टिफाई। जैसे सम है तो √3 और -√3, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो √3 प्लस -√3 ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो 0 क्या इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक, और से √2 और √2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो √2 माइनस √2 क्या आ जाएगा आंसर, 0। रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? जैसे √12 अपॉन ये दिख रहा है, √12 ये दिख रहा है, अपॉन √3। तो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 अपॉन √3। तो क्या हो गया ये 2 क्या इरेशनल नहीं, रैशनल है। ठीक है, जैसे √27 इंटू √3 दोनों इरेशनल हैं, प्रोडक्ट करेंगे √81 आ जाएगा, जो कि 9 होता है, जो कि रैशनल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, दो इरेशनल नंबर का सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशेंट ज़रूरी नहीं हो कि क्या हो, वो इरेशनल नंबर हो। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। रूट 45 ये रेशनल है कि इरेशनल है। रूट 45 ये रेशनल है कि इरेशनल। 45 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 45 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 9 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? रूट 9 इंटू रूट 5, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 5। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर है ये। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नॉन ज़ीरो रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? इरेशनल। तो ये क्या हो गया आपका? इरेशनल। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अंडर रूट ऑफ 81 बताइए। अंडर रूट ऑफ 81 बताइए। अंडर रूट ऑफ 81 ये क्या है? 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 81 को क्या लिखा जा सकता है? 81 को क्या लिखा जा सकता है? 9 इंटू 9, ठीक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 9, जो कि रैशनल है, ठीक है, जो क्या है? रैशनल है, ठीक है। अंडर रूट 225 ये रैशनल है कि इरेशनल है? अंडर रूट 225 1 सेकंड। अंडर रूट 225 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 इंटू 15 यही तो लिखा जा सकता है। 15 इंटू 15 225 का मतलब 225 क्या आ जाएगा? 15, जो कि क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक। अंडर रूट ऑफ 18 ये क्या है? अंडर रूट ऑफ 18 आ जाएगा 9 रूट 2 जो कि क्या है? इरेशनल, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल और इरेशनल नंबर इरेशनल है, ठीक है। यह ऑपरेशन आपका इरेशनल नंबर पे होता है समाप्त। ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर हो गया है कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है? इट्स ऑल राइट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। फाइंड a rational, find a rational
एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. फाइंड अ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 के बीच में एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर बताइए। एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर बताइए 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो रैशनल नंबर के लिए हम लोग क्या निकालते थे, अरिथमेटिक मीन, और इर्रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। उसके लिए निकालते थे एएम, जो कि एवरेज होता था। तो हम लोगों ने सीखा था रैशनल कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था क्या निकालेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन 3 + 4/2, 7/2, 3.5। दो नंबरों के बीच में बहुत सारे अरिथमेटिक मीन होते हैं, और जितनी अरिथमेटिक मीन होती हैं सारी निकाली जा सकती हैं, जितनी पूछी जाए उतनी निकाली जा सकती है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी अरिथमेटिक मीन नहीं है, ना ही ज्योमेट्रिक मीन है। एक ही पूछा जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी, और एक ही अरिथमेटिक मीन भी आपसे पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। इर्रेशनल नंबर के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। इर्रेशनल के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालता है, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ले लीजिए 3 × 4, ठीक है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, √12 यानी 2√3, यानी कि अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, दो नंबर का a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, √AB। दो नंबर हैं a और b, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन हो गया a + b/2, उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो गया √AB, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम इस पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।